नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 दिन का यूपी एजीटीए का प्लान के बारे में। कैसा प्लान भाई? तो एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं उसका प्लान। ठीक है, आज अगर हम बात करें तो मतलब 29 है, 29 तारीख है आज, और ये जो अपना एग्जाम है वो 9 अगस्त के होने वाली है। इन दोनों के बीच की अगर हम समय देखें तो मोटा मोटी अपने पास कितने दिन का समय बच रहा है? 30 दिन का समय बच रहा है। अब जो मैं प्लान बताऊंगा और स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी सिर्फ ये नहीं रहने वाली है कि आपको कैसा पढ़ना चाहिए। देखो, आपने बहुत अभी तक वीडियो देख लिया होगा यूट्यूब पे, हमें पता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि 29 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो कैसे हम 9 तारीख तक पढ़ेंगे, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ढिंकाना पढ़ लो। ये सारी लोग तो बता ही रहे पढ़ लो भाई। अब इसी बात है कि पढ़ेंगे ही नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो ये तो हमें भी पता है, पढ़ाई करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम इसमें ये नहीं बात करेंगे कि आपको पढ़ना है, हम इसमें ये बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़नी चाहिए, अभी तक कौन सा टॉपिक आपने पढ़ ली है। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, अगर एक मास्टर प्लान की बात करें, रोड मैप की बात करें, तो अपने पास 30 दिन है और इनमें हमें 3 सब्जेक्ट पढ़नी है। पहला एग्रीकल्चर, पहला क्या है भाई? एग्रीकल्चर है। दूसरा क्या है? जीके जीएस है, जीके जीएस। और तीसरा क्या है? तो कंप्यूटर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि हम इसमें ना एग्रीकल्चर के बारे में फिर समझेंगे, डिटेल्स टॉपिक वाइज समझेंगे। आपको मैं बता दूंगा कौन सा टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो ये पढ़ लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत आइडियाज ये हो चुका होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डन है? चलिए, ये हमारा स्ट्रैटेजी का टॉपिक रहने वाला है। अब इसी के आगे हम बात करते हैं कि इसमें 2 टाइप्स के स्टूडेंट हैं। अभी जो तैयारी कर रहे हैं इसमें 2 टाइप्स के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट जिन्होंने एजीटीए का एग्जाम दिया था और उनको कुछ नंबरों से नहीं हो पाया। कब? 2025 वाले एजीटीए की बात कर रहे हैं, 3400 जो आया था उसमें। अब दूसरा स्टूडेंट ये है जो फर्स्ट टाइम एजीटीए देने जा रहे हैं, जो 2700 कुछ आया हुआ है। तो इसमें तो ये भी स्टूडेंट यहाँ से जंप करके कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसमें भी 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। पहला तो वो है जो बहुत काफ़ी समय से, मतलब वो क्या कर रहा है? प्रिपरेशन कर रहा है। और दूसरा वो है कि अभी स्टार्ट किया, जब एग्ज़ाम डेट आया है तब उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया। तो इन दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा? क्या दोनों के लिए सेम ही रहेगा या फिर दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा? इस पे हम क्या करेंगे? बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ये मान के चलिएगा कि 9 तारीख को ही पेपर होगा। कई लोग बोलेगा कि पेपर कैंसिल हो जा रहा है, फलाना ढिंगाना, 50 रंग की बातें। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि हमें मतलब हमारा जो एग्ज़ाम है वो 9 अगस्त का एग्ज़ाम होने वाली है। चलिए, इसमें हम स्टूडेंट वाइज बात कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, मतलब स्टूडेंट वाइज तो बात कर ही लिया है कि इसमें इस प्रकार के स्टूडेंट हैं। अच्छा, उनके लिए भी लास्ट में बता देंगे कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, और जिनका एजीटीए में नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, ये भी हम डिस्कशन कर लेंगे। पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। और सिलेबस में सबसे पहला हम बात करेंगे किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में, अपने कोर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक चीज़ और पॉइंट लिख लेना, ध्यान रखना आपके एग्रीकल्चर, जीके जीएस और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंप्यूटर, इन तीनों का अगर इक्वल प्रिपरेशन होगा तभी जाकर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कभी ये मत सोचना कि एग्रीकल्चर ज़्यादा पढ़ लेंगे, जीके जीएस नहीं पढ़ेंगे, कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं। इन तीनों को क्या करना है? प्रिपरेशन के दौरान इक्वल रखना है। ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही पढ़ना है। चलिए, ये भी बात होगी। अब एग्रीकल्चर में जो सबसे हाई वेटेज वाले नंबर के जो सब्जेक्ट कह सकते हैं या टॉपिक्स कह सकते हैं, वो सबसे पहला हमारे पास आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है।
मृदा और जल को हम कैसे कंजर्व करते हैं उसके बारे में। अब थोड़ी सी पहले हम सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें कौन कौन सी पॉइंट अगर आप पढ़ चुके हो तो बढ़िया है, उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। अच्छा, परेशान मत होइएगा, हम ये भी बता देंगे कि अगर आपने पढ़ लिया है तो हमें क्या करनी है आगे, ठीक है। तो सॉइल में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको थोड़ी सी देखना ही है, समझना ही है कि सॉइल क्या होता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें हैं, तो रॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए, रॉक साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। कुल मिला के बात करें तो हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि कोई मोल्टेन मैग्मा से निकला जो रॉक्स है उसमें सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होकर कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इतना तो एटलीस्ट हमें होना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं। फिर अगर दूसरे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है सॉइल फिजिक्स थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। सॉइल फिजिक्स, मृदा भौतिकी। सॉइल फिजिक्स में जैसे कि सॉइल स्ट्रक्चर आ जाता है तो स्ट्रक्चर आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। सॉइल सेपरेट्स आ जाता है तो सॉइल सेपरेट्स के बारे में पता होना चाहिए। सॉइल स्ट्रक्चर, उसके बाद आप बात करेंगे तो टेक्सचर, उसके बाद बल्क डेंसिटी, उसके बाद पार्टिकल डेंसिटी, ये सब आपको तो एटलीस्ट होना ही चाहिए नॉलेज में, ठीक है। तो सॉइल में दो टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला सॉइल फिजिक्स, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। तीसरा अगर इसमें इंपॉर्टेंट ऑफ टॉपिक की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर ऑर्डर, मतलब मृदा के प्रकार और उसके ऑर्डर कहाँ का, इंडिया का, और इंडिया के साथ साथ आपको ऐड करना है किसके लिए, उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी होती है। हालांकि ये ज्योग्राफी में भी आ जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे भी क्या करना है, पढ़ना है, उसको समझना है। तो पहली बात तो ये भी हो गया, सॉइल ऑर्डर भी हमने देख लिया। सॉइल ऑर्डर आपको एटलीस्ट तो नॉलेज में होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम सॉइल केमिस्ट्री की बात करें, देखो एक एक टॉपिक बता रहे हैं आपको, लिख लेना ये टॉपिक। सॉइल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सॉइल केमिस्ट्री में देखो क्या क्या आता है, पीएच भी आता है, तो पीएच के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉब्लमैटिक सॉइल, मृदाग्रस्त जो मिट्टी होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें सिनोनिम के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लो सलाइन सॉइल को हम क्या कहते हैं, तो वाइट एल्कली सॉइल के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कली सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं, तो ब्लैक एल्कली सॉइल के नाम से जानते हैं, जिसे हम सोडिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिनोनिम है, मतलब अनदर नेम है। उसके साथ साथ कुछ पैरामीटर होता है वो भी याद रखना है, इसी क्या होता है, ए से आर क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। तो अगर आपने सॉइल के बारे में इतना चीज़ें पढ़ ली है तो आपके पास मोर देन इनफ है। अब बात आ जाता है कि वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि वाटर को कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम वाटर शेड मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं, वाटर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखना पड़ेगा। ये टॉपिक वाइज है, मैंने जो लिस्ट बनाया है ना वो लिस्ट मैं टेलीग्राम आईडी पे भेज दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम अपना आईडी है एग्रो पाठशाला, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई कि पीडीएफ जो बना है आपको पास सेंड कर दिया जाएगा। अब एग्रीकल्चर के बाद अगर हम बात करें दूसरे मतलब हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्लस में आपको प्लांट ब्रीडिंग प्लस में आपको प्लांट फिजियोलॉजी, इस वाले पोर्शंस को भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है। अब इसमें वो पॉइंट देख लेना जहां से आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब इतने दिन से पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत तो आइडियाज इसके बारे में होगा ही, तो ये भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग हुआ, प्लांट फिजियोलॉजी हुआ, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, तो वो है हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो इन्होंने अगर क्रॉप प्रोडक्शन लिखा है ना, तो क्रॉप प्रोडक्शन में दो क्रॉप होते हैं, एक तो फील्ड क्रॉप होता है और दूसरा हमारे पास गार्डन क्रॉप होता है। फील्ड क्रॉप को अगर हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं भाई, एग्रोनॉमी, और गार्डन क्रॉप को हम जिसमें पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। यानी कि सस्य विज्ञान और उद्यान विज्ञान आपको दोनों क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टेंट समझकर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है।
अब फील्ड क्रॉप में आप देखो क्या पढ़ोगे। फील्ड क्रॉप में अगर हम बात करें तो अगर स्टार्टिंग से बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप आपको पता ही होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में तो क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। इस क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न में जो आता है वो आता है लैंड जो एक लैंड यूज इक्विपमेंट जो होता है वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो याद रख लेंगे, जिसे LER के नाम से जानते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। क्या है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इसके बारे में कैसे निकलता है, नहीं निकलता है, ये तो मैं जब क्लास लूंगा तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखना पॉइंट, ठीक है। चले, जिसे वेली ने दिया था। अब आगे हम बात करें कि टाइप ऑफ फार्मिंग से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो टाइप ऑफ फार्मिंग को भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर आगे हम बात करें तो टिलेज प्रैक्टिस भी आपको देखना है, वाटर रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन पोर्शन को भी आपको देखना है। हम वो पॉइंट बता रहे हैं जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो एटलीस्ट आपको पढ़ा हुआ ही होना चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद सोइंग एंड इट्स मेथड्स, सोइंग एंड इट्स मेथड, ये एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं भाई हम, ये याद रखिएगा, किसके बात कर रहे हैं, एग्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब हॉर्टिकल्चर्स में आपको बता देते हैं थोड़ा सा, हॉर्टिकल्चर्स, हॉर्टिकल्चर्स में क्या पढ़ लेना। देखो हॉर्टिकल्चर्स में भी दो पार्ट है, एक तो क्रॉप वाला पार्ट है जिसमें आप फ्रूट वगैरह पढ़ते हैं, वेजिटेबल्स पढ़ते हैं, उसमें फ्लोरिकल्चर पढ़ते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट पढ़ते हैं, प्लांटेशन क्रॉप पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पाइसिस एंड कार्डिमोम के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तो आप पढ़ ही रहे हो, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये पॉइंट एग्रोनॉमी में देखना है, और हॉर्टिकल्चर्स में ये हमने बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें देखना है। अब अगर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से बात करें, हॉर्टिकल्चर्स का भी किसका बात करें, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का बात करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर्स में देखो, एक तो प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड देख लेना कि ऑर्चर्ड का प्लानिंग एंड लेआउट कैसे करते हैं। दूसरा आपको क्या देखना है, दूसरा आपको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग देख लेना। अगर हम तीसरे बात करें तो तीसरा आपको क्या देखना है, प्लांट प्रोपागेशन, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें चौथे नंबर पे, तो चौथा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या पढ़ोगे भाई, टाइप्स ऑफ गार्डन्स देख लेना, टाइप्स ऑफ गार्डन, वेजिटेबल्स गार्डन, जिसमें हम पढ़ते हैं ना कि किचन गार्डन क्या होता है, किचन गार्डन सबसे पुराना गार्डन है, तो ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा हॉर्टिकल्चर्स में। तो कुल मिलाकर ये है कि क्रॉप वाला प्रोडक्शन भी आपको हॉर्टिकल्चर्स में पढ़ना है, और उसके साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी पढ़ना है, ठीक है, जिसमें प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड पढ़ना है, जिसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग पढ़ना है, प्लांट प्रोपागेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ वेजिटेबल्स गार्डन्स के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में कि कौन सा हार्मोन्स क्या होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि IBA को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम रूट हार्मोन के नाम से जानते हैं, और इसका व्यापारिक नाम यानी कि बाजारू नाम क्या है, तो सेरेडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, हॉर्टिकल्चर पोर्शन भी हमारा कंप्लीट है भाई। अब हॉर्टिकल्चर्स के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अब आपको एक्सटेंशन पढ़ना पड़ेगा। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या पढ़ोगे, देखो अभी तक जितना भी बताया ना वो पॉइंट तो एटलीस्ट आपको पास होना ही चाहिए। अब कैसे करना है वो हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना पॉइंट तो होना ही चाहिए तैयार, ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन देखो 5 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सटेंशन का जो पार्ट होता है मॉडर्न एक्सटेंशन, वो स्कीम का पार्ट होता है। क्योंकि मॉडर्न जो स्कीम आप पढ़ते हो ना वो टाइप ऑफ एक्सटेंशन ही है, क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है, फार्मर का इम्प्रूवमेंट करना, फार्मर के लिविंग जो लाइवलीहुड जीवन है उसको क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना, डेवलपमेंट करना होता है। तो जो नए नए स्कीम आते हैं फार्मर के लिए ही आते हैं, तो स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो कई बार उसके डेट पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार उसके ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर पूछ लिया जाता है। तो स्कीम वाले पार्ट को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक्सटेंशन के बाद अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री आपको पढ़ना पड़ेगा, और एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा पोर्शन मैं बता देता हूँ आपको। एनिमल हस्बेंड्री में देखो ब्रीड वाला पोर्शन तो आपको याद होना ही चाहिए, और ब्रीड में भी कौन कौन किसका ब्रीड, तो काऊ का ब्रीड याद होना चाहिए, वोफेलो का ब्रीड याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोट का ब्रीड याद होना चाहिए। उसके बाद सीप का ब्रीड याद होना चाहिए, और स्पेशली जो ब्रीड उत्तर प्रदेश में उसका ओरिजिन है वो ब्रीड आप देख लेना थोड़ा सा डिटेल्स में, ठीक है।
तो एनिमल हस्बेंड्री ये हो गया। अब ब्रीड के साथ साथ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी आपको थोड़ी सी पढ़ना ही पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में जैसे कि राशन मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि हाउस मैनेजमेंट क्या होता है, डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रीडिंग मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे एक बार क्वेश्चन ब्रीडिंग से आया था कि पोवर्टी क्या होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एनिमल्स का भी पोर्शन क्लियर हो गया, ये पॉइंट लिख लो, आगे जब डिस्कशन करेंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। देखो एग्रीकल्चर्स में पॉइंट वगैरह तो बता दिया। अगर एग्रीकल्चर्स में अभी तक 75% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है और जो भी सिलेबस जो भी टॉपिक हमने बताया है वो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, डेट मीन्स आप ऐसा मान के चलिए कि मोर देन 75% आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना क्या है एग्रीकल्चर्स में कि 75% अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप सिर्फ रिवीजन करो। क्या करो भाई, रिवाइज करो, रिवाइज के अलावा कुछ मत करो। बस 1 से 2 घंटे समय निकालकर जो अपना सिलेबस है उसको कवर अप करने पे लग जाओ। अभी से 15 दिन के अंदर में उसे कंप्लीट कर दो, ठीक है। ये बात याद रखना, अभी 1 से 2 घंटे आप निकाल लो, लेकिन 75% आप जो पढ़ चुके हो उसको क्या करना है, रिवाइज करना है एग्रीकल्चर्स में। दूसरा कोई फंडा नहीं है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने क्रैक करने के लिए, सॉरी करेक्ट करने के लिए। अब दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं आजकल। मतलब एग्ज़ाम की अगर हम बात करें सिनेरियो का, तो ये वन लाइनर बहुत कम ही आते हैं। जैसे 30 अगर 100 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे किसी भी सब्जेक्ट का जो वन लाइनर होगा। बाकी का अगर 75 से 80% देखोगे तो वो कैसा होता है, स्टेटमेंट वाइज होता है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग करेगा, पजल्स कर देते हैं स्टूडेंट को। तो इसके बारे में भी आपको तैयार रखना है। तो ये कैसे तैयार होगा भाई, ये तैयार तभी होगा जितने भी टॉपिक हमने बताया है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ रट्टा मारकर वन लाइनर पढ़कर आपका काम नहीं बनेगा। हाँ, बन सकता है, नो डाउट, इसमें जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो वन लाइनर आता है तो वो बन सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कि राइस का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, वो वन लाइनर है, बहुत ईजी है। जैसे आपसे पूछ ले कि राइस बॉल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश को कहते हैं। पहले ये छत्तीसगढ़ था, अब आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से डेटा अगर पूछता है तो बन जाता है। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में दे दे क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बोल दे कि बताइए इस दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, थोड़ी सी कठिनाइयों की सामना करनी पड़ेगी। तो तैयारी इस तरह करेंगे कि ताकि हमें सब्जेक्टिव पोर्शन और स्टेटमेंट वाइज भी आता है तो हम कर जाएंगे। अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं जीके और जीएस पे। किस पे आते हैं भाई, जीके जीएस। अच्छा, उससे पहले आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको लगता है किसी प्रकार की समझ नहीं आया या फिर डाउट रह गया तो आप 8076921823 पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल कम ही रिसीव हो पाएगा, लेकिन मैसेज आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। हालांकि फ्री रहते हैं तो कॉल भी रिसीव करके बता ही देते हैं, फिर भी आप मैसेज कर लीजिएगा। जीके जीएस में देखो क्या है, जीके जीएस में तो एक तो स्पेशल यूपी पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको करेंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, करेंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे इंटरनेशनल से भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है कि बताओ भाई अभी किस देश का प्रेसिडेंट रिटायर्ड किया है और कहाँ पे नए प्रधानमंत्री हुए हैं, कहाँ पे नए राष्ट्रपति हुआ है, अभी किस किस देश के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इंटरनेशनल जो होता है उसके बारे में आपको, जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ेंगे, एक अच्छा सोर्स हम बता देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, सोर्स बता देंगे। चूँकि यूट्यूब पे ये वीडियो डल रही है तो यूट्यूब पे किसी दूसरे का नाम लेना सही नहीं रखता है। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टीचर, कोई भी टीचर सही होता है उसे मैं बता ही देता हूँ अपने भाइयों को कि इनसे पढ़ लेना, लेकिन फिर भी गाइडलाइन थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8076921823 पे, आपको बता देंगे, ठीक है। जीके जीएस भी आपको थोड़ी बहुत देखना है, करेंट अफेयर जरूर देखिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस में जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है। आगे आइए क्या करना है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर की अगर बात करें तो हमें उतना नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में, चूंकि हम कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हमने बहुत एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि कंप्यूटर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें वो पॉइंट जरूर डिस्कशन करना जो पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मान लो
कि 2025 में पेपर हुआ एजीटीए का, 2019 में पेपर हुआ था एजीटीए का, और ये तीसरा जो पेपर होने वाला है 2026 में। तो 2 पेपर अपने पास है भाई। अब दोनों पेपर में हम उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अगर उस पेपर में कंप्यूटर से मान लो कोई पोर्शन होता है, मान लेते हैं कोई टॉपिक का नाम है एक्स, हमें नहीं पता है, कोई टॉपिक का नाम है एक्स। अब उस एक्स टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा है तो पूरे एक्स टॉपिक्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। दूसरे उसके आसपास के जो टॉपिक होगा उसको भी क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो कंप्यूटर का भी खेल हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब एक बार के लिए मैं एक रोड मैप बनाता हूँ, उस रोड मैप को देखते हुए चलना। मान लो कि ये हमारे पास एक रोड है। रोड यार कभी भी सीधा नहीं होता, फेलियर का सामना देखना पड़ता है। तो कभी बहुत ऊपर उड़ जाओगे, बहुत नीचे गिर जाओगे, ऐसा लगेगा कि अब तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार नंबर तो बहुत कम आ रहा है मॉक में। तो इस तरह से हम एक रोड मैप बनाते हैं। आज है 29 तारीख, एग्ज़ाम हमें देना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को अगर हम बात करें तो कौन सा डेट, 9 अगस्त, ठीक है। इनके बीच में हमें तैयारी करना है। तो अभी तो हमने बता ही दिया 75% जो तैयारी है सिलेबस, उसमें आपको रिवीजन करना है, और 25% आपको क्या करना है, 1 घंटा या 2 घंटा निकाल कर आपको उसको सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। याद रखेंगे, जब भी हम अपने क्लासेस को बांटेंगे तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जीके जीएस थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर कम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कभी भी तैयारी दोनों का कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर कम पढ़ने का मतलब है कि हम कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं, नहीं। कंप्यूटर कम पढ़ने का मतलब है कि टाइम उस पर हम थोड़ा कम दे रहे हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, ठीक है। सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही है। इसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब देखो, अब अगला स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आपको याद रखना। अभी से, चाहे आप अभी तैयारी करने में लगे हो, चाहे आप कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो अगर 75% सिलेबस कंप्लीट है, या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है, या फिर 50% है, 25% है, 20% है, डजेंट मैटर कि कितना आपका सिलेबस कंप्लीट है। करना क्या है, एक तो हमने बता ही दिया, रिवीजन करना है, साथ में जो बचा हुआ उसको कवर अप करने की कोशिश करना है 15 दिन के अंदर में। उसके बाद 15 दिन बाद पढ़ाई छोड़ देना है, मतलब पढ़ना छोड़ देना है, पढ़ाई मत छोड़ देना, रिविजन करना है, ठीक है। नए नए टॉपिक पढ़ना छोड़ देना, जितना हो गया उतना ही बहुत है। 15 दिन बाद, अभी से मत छोड़ना। अब उसके बाद क्या करो, मॉक लगाओ। क्या लगाओ, मॉक लगाओ। देखो जितने भी कोचिंग है, कोई भी कोचिंग क्यों ना हो, उन कोचिंग को क्या करो, उनका मॉक खरीद लो। ज़्यादा महंगा तो होता नहीं है, मॉक खरीद लो किसी भी कोचिंग का। मॉक खरीद के उसका मॉक लगा दो, इनका मॉक लगा दो। और मॉक लगाने के बाद ये मत देखो कि नंबर कम आए तो छोड़ देते हैं, नंबर ज़्यादा आए तो छोड़ देते हैं, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। उस केस में क्या करो, बैठो, एनालिसिस करो और देखो कि हम किस पॉइंट पे गलती कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन सॉइल स्ट्रक्चर से गलती हो रहा है, पेज निकालो, सॉइल स्ट्रक्चर को पढ़ जाओ नोट्स निकाल कर। मान लो कि आपका गलती टेक्सचर से हो रहा है, निकालो टेक्सचर को रिवाइज कर जाओ, गलती होगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम। क्लियर है। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसमें देखो कि अच्छा ये पॉइंट हमने अभी तक नहीं पढ़ा, उस पॉइंट को पढ़ो कहीं से खोज कर। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट हमें पढ़ना है। ये पॉइंट पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत इसमें कमियां हैं, तो उसको क्या करना है, बूस्ट करना है रिवीजन के दौरान। तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, 99% ये कह सकते हैं। इसमें भी 1% नहीं कह सकते, चूंकि 100% कुछ नहीं होता। 99% आप कह सकते हैं कि ये एग्जाम आप क्रैक कर जाओ। क्लियर है। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी से रिलेटेड था। एक बात याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत हो 8076921823 पे कॉल कर लीजिएगा। और स्टडी से रिलेटेड ये स्ट्रैटेजी है, एजीटीए स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग इसको देखकर अपने दोस्तों के पास क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में भी कुछ बता दीजिएगा भैया, अगर सही लगे तो सही फीडबैक दीजिएगा, गलत लगे तो नेगेटिव फीडबैक दीजिएगा, जिससे हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सके। सही लगेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और पोटेंशियल से हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। चलिए, तो किसी और सेशन में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।